In this video, I will solve the 2025 prelims paper exactly how I solved it in the exam hall. You will get to know my raw thoughts, silly mistakes, all logical tricks and hacks that I used to score 125 marks in this paper. तो आपको मेरे साथ एग्जाम हॉल में बैठकर लाइव पेपर सॉल्व करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो लोग कट ऑफ से 30 प्लस मार्क्स ऊपर लाते हैं, उनके दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं और कहाँ वो भी गलती कर देते हैं और ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं. This is the fourth part of the video, and if you haven't watched the first three parts, then the link is in the description. First watch them and then continue with this video. Let's get going. Question number 61. Suppose the revenue. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसने मेरे दिमाग को एकदम मैसअप कर दिया था. एक तो ये वाला क्वेश्चन था और एक ये वाला क्वेश्चन था. अब ये देखो यार, मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड तो है नहीं मेरा, तो मुझे और उस टाइम पे बहुत प्रेशर भी था, तो इस वजह से मुझे ये एकदम ही कुछ मैसअप हो गया. अब मैंने इसका आंसर लगाया तो था, कुछ मैंने लॉजिक लगाया था जिस टाइम ये पेपर हो रहा था, तो मेरी जो नॉलेज थी उसके बेसिस पर मैंने इसका ए लगाया था. इसका आंसर है डी. ठीक है, अब इसका जो भी है मैंने बाद में समझा क्या है, वो मैं आपको जो कीवर्ड एनालिसिस वाली वीडियो है उसमें बताऊंगा. पर अभी आप इतना समझो कि मैंने इसमें कर दी थी गलती और मुझे बहुत ज़्यादा ही मैसअप हो गया था, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, वो लिटरली पूछ रहे हैं फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुझे नहीं था फॉर्मूला याद, तो मेरा ये गलत हो गया. ठीक है, इसका आंसर है डी. मैंने लगाया था ए तो गलत हो गया. फिर INSTC, इसका रूट पूछा है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर्स में बहुत चल रहा था, तो ये मुझे पता था बिल्कुल डायरेक्टली. इंडिया टू रशिया जा रहा था ये वाया ईरान, तो इसका ए सही आंसर है और यही मैंने लगाया था, तो ये सही हो गया. ठीक. अब ये वाला क्वेश्चन 63. ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, दैट इज ब्राजील एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द फॉर्मर प्रोड्यूसर्स मोर इथेनॉल देन लैटर. अब देखो, ये वाले क्वेश्चन में मैंने सुना था कि ब्राज़ील बहुत ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उनके यहाँ शुगरकेन वगैरह वो सब है, तो मुझे लगा कि ये सही होगा, जबकि ये था गलत. ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया. और फिर मतलब ये मैंने सही मार्क कर दिया था, तो ऑफ कोर्स मेरा गलत हो गया, मैंने इसका बी लगाया आंसर, जबकि इसका आंसर था डी, नॉट करेक्ट. तो ये वाला जो सेकंड वाला है वो तो सही है, पर ब्राज़ील एंड यूनाइटेड स्टेट्स में ब्राज़ील नहीं प्रोड्यूस करता, अमेरिका ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इथेनॉल. ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन आंसर कीज़ में यही लिखा हुआ है, तो हम यही मान के चलेंगे, क्योंकि बेसिक चीज़ें वो चीज़ें शायद ये लोग गलत नहीं करेंगे. तो ये मेरा गलत हो गया ये वाला क्वेश्चन. 64. द वर्ल्ड बैंक वार्नड दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर्स routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflects the implication of the above said report? ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर्स 35 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर रहा है. ठीक है, अभी होता होगा कुछ वेट बल्ब टेम्परेचर्स, मतलब बेसिकली ये है कि 35 डिग्री से टेम्परेचर एक्सीड कर रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड कुछ है. इतना मुझे समझ आया. Peninsular India will most likely suffer from flooding, tropical cyclones and droughts. अभी कुछ ग्लोबल वार्मिंग को डिपिक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग से ये चीज़ें तो होती ही हैं, साइक्लोन बढ़ जाते हैं, ड्रॉट्स बढ़ जाते हैं, फ्लडिंग बढ़ जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मैंने इसको सही मान दिया. ठीक है, द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू पर्सपिरेशन बिकम्स डिफिकल्ट. ठीक है, अब देखो, विल बी अफेक्टेड लिखा हुआ है, अब अफेक्ट तो थोड़ा सा भी अफेक्ट अगर कर दिया होगा तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो बहुत ही जनरलाइज स्टेटमेंट है, और ये बात सही है. अगर ग्लोबल वार्मिंग एक नेगेटिव चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है, तो वो सही होगा. ये मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पहले ही, तो मैंने इसका आंसर लगाया सी, और यही सही आंसर था इसका. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन फिर वही बात, इसमें मैंने लगाया था बी, गलत हो गया मेरा, और इसका आंसर है ए. ठीक है, इसके बारे में हम कीवर्ड एनालिसिस वाली वीडियोस में बात करेंगे. और ये इसने भी मेरे दिमाग को एकदम घुमा दिया था, और ये यूपीएससी ने रखे भी इसीलिए थे, ये थोड़ा शॉकर था इस साल का, ये दो क्वेश्चन. अब लोग बोल रहे हैं कि अगले साल ऐसे और भी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे. अनलाइकली है, एक हाथ आ सकता है, पर अनलाइकली है, क्योंकि ऐसे ही स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आए थे एक बार 2021 में, तो सब लोगों ने स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया, पर इन दी एंड वो हुआ कुछ नहीं था, उसमें सेकंड ईयर कुछ आया भी. ऐसे एक दो क्वेश्चन कभी कभार आ जाते तो आ जाते. ठीक. 66. अब देखो, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब एकदम ही देख के डर जाओ. पर मैंने आपको एक चीज़ बता रखी थी, 41% स्टेट्स डिवॉल्व हुआ है. ठीक है, टैक्सेस आर टू बी शेयर विद द स्टेट्स. पहले 42 था, 42%. जो टोटल, मतलब ये है कि जो टोटल गेन्स होते हैं टैक्सेस वगैरह से, उसमें से 42% देने वाले थे पहले स्टेट्स को, मतलब देते थे. फिर जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई, तो वो का 1% हट गया, तो 141% हो गया. ये डेटा अगर आपको पता है तो टू आपको गलत समझ आ जाएगा, और टू 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 हटाओ और आपको सी समझ आ जाएगा. ये इतना बल्कि क्वेश्चन है, जितने डरावने स्टेटमेंट रहते हैं ना, उतना ही आसानी से हो जाता है, वो ये बात समझो. क्योंकि यूपीएससी को ये भी तो चेक करना है कि आप डरपोक तो नहीं होगा, डरपोक IAS ऑफिसर थोड़ी पसंद आएगा उन्हें.
ठीक है। तो देखो ये नंबर दिया, ये नंबर दिया, ये नंबर दिया, आप तो देख के ही डर गए, कितना कुछ तो मुझे आता ही नहीं है। बस इतना तो आना चाहिए ना, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। ये मैंने 2023 की वीडियो में बता रखा है। ठीक। आईबीआरडी। आईबीआरडी के बारे में पूरा मतलब वर्ल्ड बैंक का पूरा मैंने आपको इवोल्यूशन वगैरह सब कुछ बता दिया था कि उसके जितने भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह वो सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए तो बड़ा आसान था और जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी थी उनके लिए भी आसान था। अब इसमें देखो वो ये पूछ रहे हैं आईबीआरडी ये सिंगल हैंडेडली काम करता है पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए। अरे भाई 5 ऑर्गेनाइजेशन है, पांचों का काम अलग अलग तरीके से यही है कि डेवलपिंग कंट्रीज की हेल्प करना। ठीक है, पॉवर्टी वगैरह ये सब रिड्यूस करने। तो टू हटाओगे, ये गया टू टू टू, सी इसका सही आंसर आ गया, सिंपल। अभी गारंटी करता है मिडिल इनकम कंट्रीज को, ये पॉजिटिव चीज है तो ये सही हो जाएगा। एस्टेब्लिश टू हेल्प यूरोप रीबिल्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, ये मैंने आपको तभी बताया था उसी वीडियो में कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड बैंक है वो कैसे क्यों स्टेब्लिश किया गया और फिर उसकी ज़रूरत खत्म हो गई तो कैसे उसके रोल्स चेंज हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाना था और ऐसे ही पढ़ना था। ठीक है। तू गलत हो जाएगा, ये गया सी इसका सही आंसर, बस उतना ही पता होना चाहिए। ठीक है। आरटीजीएस एंड एनईएफटी। ठीक। इन आरटीजीएस द सेटलमेंट टाइम इज इंस्टेंटेनियस व्हाइल इन केस ऑफ एनईएफटी इट टेक्स सम टाइम टू सेटल द पेमेंट्स। ये बिल्कुल सही है। देखो आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आरटीजीएस इंस्टेंटली हो जाता है तो ये सही है और नेफ्ट में थोड़ा टाइम लगता है। आपने कभी अगर नेफ्ट करवाया होगा तो आपको पता भी होगा कि आप करवाते हो उसके बाद वो ट्रांजेक्शन वगैरह में कुछ समय बाद पैसे पहुंचते हैं। आरटीजीएस कस्टमर इज चार्ज फॉर इनवर्ट ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज नॉट द केस फॉर नेट, भाई फ्री है सर। ठीक है। यूपीआई भी फ्री है और ये नेट वगैरह ये सारी चीज़ें फ्री है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑपरेटिंग आवर्स फॉर आरटीजीएस आर रेस्ट्रिक्टेड ऑन सर्टेन डेज वाइल दिस इज नॉट ट्रू फॉर नेफ्ट। मोस्टली ये सभी 24/7 ही काम करती हैं। ठीक है। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, ओनली वंस का सही आंसर है, यही हमने लगाया था। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, 5 स्टेटमेंट हैं, यहाँ मुझे क्लिक करके अब देखो इतनी सारी ये है यूपीआई की कौन कौन सी। अब मुझे पता है कि जर्मनी तो नहीं है, शायद फ्रांस है, मुझे कंफ्यूजन तो था, फिर मैंने आखिर यही सोचा 5 का 3 लगा देते हैं और यही सही आंसर है उसका, 5 का 3। इस अगर आपको पता होगा ये वाली चीज़ तो आप आराम से कर लोगे, नहीं तो फिर सोचते रहोगे या फिर रटते फिरोगे। यही चीज़ है ना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये तो मैंने डायरेक्टली आपको पढ़ाया भी था, साथ में मैंने आपको एक लिंक भी शेयर किया था टेलीग्राम पे उस आर्टिकल का, पीआईबी के उस आर्टिकल का जिसमें से ये स्टेटमेंट डायरेक्टली उठाए हुए हैं। एग्जाम से कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था और कहा था भाई ये पढ़ लेना। ठीक है। ओके। अब देखो इसमें क्या है, इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स इन द रेसिडेंशियल सेक्टर। ठीक है, ये वाली चीज़ सही है। रेसिडेंशियल सेक्टर में 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स वो टारगेट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, टारगेट करो भैया। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम्स एट ग्रास रूट लेवल। ये भी अच्छी बात है, वो ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग देने की बात चल रही है, ये भी अच्छी बात है। इट एम्स टू क्रिएट मोर देन 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अपस्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। देखो अब वो इस आर्टिकल में जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है वो 17 लाख वाला नंबर इशू किया है और यहाँ 3 लाख लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन डाउटफुल है। ठीक है, पर इसका मोस्टली आंसर ए होना चाहिए, पर फिर भी अभी हम इसको कंफर्म नहीं कर सकते जब तक यूपीएससी के आंसर की नहीं आ जाती, क्योंकि 3 लाख इसमें लिखा है मोर देन 3 लाख है ना, वहाँ पे लिखा है 17 लाख, तो अब मोर देन 3 लाख तो 17 लाख भी होते हैं। तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा वो लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, यूपीएससी के आंसर भी में एक दो क्वेश्चन तो ऐसे डिस्प्यूटेड होते ही है पिछले कुछ सालों से। ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये डाउटफुल कैटेगरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वॉज अ फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय गांधी जी। अब देखो ये वाले क्वेश्चन में मुझे लगा कि चंपारण सत्याग्रह में ऐसा कुछ बोला था क्योंकि उन्होंने सेडिशन किया था, पर ये वाला मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, तो इसमें ये है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो नहीं किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी शायद नहीं था क्योंकि उनकी वॉइस ही पूरी तरीके से वैनिश हो गई थी, वो उनको अरेस्ट कर लिया था, तो इन दोनों में से कोई मुझे लग रहा था, तो मैंने फिर ए सेलेक्ट कर लिया और फिर बी इसका सही आंसर है, जो मेरा गलत हो गया। अब कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि इसमें वो विजुअल ऑड वन आउट वाली टेक्निक नहीं लगी जिसमें 3 ऑप्शन अलग दिखाई देते हैं, 1 अलग दिखाई देता है या फिर कुछ इसी तरीके का होता है ना, जैसे 3 ऑप्शन हैं, वो बड़े-बड़े हैं और 1 छोटा है तो वो लग जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, इसमें 3 ऑप्शन अलग है ही नहीं, इसमें 1 लाइन वाले 2 ऑप्शन हैं और 2 लाइन वाले 2 ऑप्शन हैं। देखो ये वाले 2 ऑप्शन 2-2 लाइन में आ रहे हैं, तो और 1 लाइन वाले 2 ऑप्शन हैं, तो उसमें ऑड वन आउट कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ देखो ये वाले क्वेश्चन में, ये 2 लाइन में है, ये 2 लाइन में है, ये 2 लाइन में है और ये 1 ही लाइन में है, ये छोटा-सा है, तो ऑड वन आउट यहाँ दिखाई दे रहा है और यही आंसर है। और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ देखो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 2 छोटे हैं और 2 लंबे हैं, तो यहाँ भी ऑड वन आउट नहीं लगेगा। ऑड वन आउट तभी लगता है जब 3 अलग रहते हैं और 1 अलग रहता है। देखो यहाँ देखो, ये 3 छोटे हैं और 1 लंबा है और यही सही आंसर है। तो ये देखो मैंने जो टेक्निक बताई थी वो ये आपको समझना भी ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं कि वो जो बस दिख रहा है, लग रहा है तो हो जाएगा। उसके लिए स्ट्रिक्ट चीज़ें फ़ॉलो होती हैं कि यहाँ देखो
ऑड वन आउट हो ही नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, ये वाली ट्रिक यहाँ पर लगानी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, ऑल राइट। और देखो यहाँ कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये तीन स्टेटमेंट अलग ही भारी भारी दिख रहे हैं और ये छोटा सा नन्ना सा, यही सही हो जाएगा। यहाँ भी देखो, ये वाले स्टेटमेंट में ये तीन बिल्कुल अलग ही दिख रहे हैं आपको और ये अलग ही भाग रहा है आगे, तो यही सही आंसर है। ऐसे ही वो जयशंकर वाला क्वेश्चन था लास्ट ईयर, और भी कई सारे क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको वो ट्रिक बताई थी। यूट्यूब पे मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, जिसमें आप अगर इस चैनल के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाओगे तो 4-5 ही शॉर्ट्स हैं, उनमें से एक शॉर्ट में मैंने आपको ये ऐसे 7-8 क्वेश्चन बताए थे, शायद 4-5 बताए थे और 2-3 मैंने अपनी वीडियोस में बताए थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें टेक्निक लग रही थी, पर ये वो क्वेश्चन नहीं है जिसमें वो टेक्निक लगेगी। ठीक है, तो ये वाले में मैंने चंपारण लगाया, गलत हो गया, इसका आंसर है 20। ठीक है, ऑल राइट। अब ये डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, बिल्कुल इतना बेसिक क्वेश्चन है, सबसे पहले जो बिगिनर पढ़ते हैं हिस्ट्री में वो यही पढ़ते हैं, इंडस वैली। ठीक है, डांसिंग गर्ल, तो ये भी ठीक है। अब ये चौरा चौरी इंसिडेंट में किसने लीगल डिफेंस दिया था? ठीक है, अब देखो ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पार्ट 1 याद हो, तो पार्ट 1 में मैंने आपको बता रखा था कि एक क्वेश्चन था वो लाहौर वाला, जिसमें लाहौर ऑप्शन था, और एक एक है ये वाला जिन्ना वाला। मैंने इन दोनों में ही देखा कि पहली बार यूपीएससी ने पाकिस्तान के ऑप्शन रख दिए हैं। ठीक है, शायद यूपीएससी अब अखंड भारत के मूड में दिख रहा है। तो ये जो है ना, इसमें मैंने लाहौर लगा दिया, इसमें मैंने जिन्ना लगा दिया, रिस्क लेते हुए कि इनमें से कोई ना कोई एक तो सही हो ही जाएगा, ये सोच के कि यार अगर उन्होंने ये ऑप्शन रखे हैं तो किसी ना किसी यूज़ के लिए तो रखे होंगे। तो मैंने इधर जिन्ना लगा दिया, उधर मैंने लाहौर लगा दिया। लाहौर वाला मेरा गलत हो गया, जिन्ना वाला, सॉरी, लाहौर वाला मेरा सही हो गया और जिन्ना वाला मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो ये है जिन्ना, ये मेरा गलत हो गया था, इसका आंसर है बी। ठीक है, और वहाँ जो लाहौर वाला था वो मेरा सही हो गया, तो मुझे +2 मिले लाहौर से, और जिन्ना से मिले मुझे 0.66, तो मुझे 1.33 के आसपास मेरा बेनिफिट हो गया, पॉजिटिव नेट पॉजिटिव में रहा, मेरा फायदा हो गया। बस यही तो है, आपको जीरो सम गेम की तरह देखना है कि कहाँ आपको बेनिफिट, नेट प्रॉफिट आपको कहाँ जाना हो रहा है। ठीक है, अब वही ये वाला क्वेश्चन, basic Gandhiji, who consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of Harijans in his political and social program. अब ये जो हरिजन वाली चीज़ थी, ये वाली चीज़ कब हुई थी? पूना पैक्ट के टाइम पे, है ना? तब जब ये अम्बेडकर जी और ये गांधी जी के बीच में थोड़ा सा फ्रिक्शन हो रहा था। तो ये ए इसका सही आंसर है। वैसे नॉलेज से तो हो ही जाता, पर वो अगर आपको नहीं आता तो विजुअल ऑड वन आउट भी लग ही रहा है। इसमें 3 स्टेटमेंट 2 लाइन में है और 1 स्टेटमेंट 1 लाइन में। ठीक है? तो यही सही आंसर होना चाहिए। ये हैक है, ठीक है? ये कोई ट्रिक, मतलब ये ट्रिक है, ये लॉजिक नहीं है। ये पैटर्न हमने देखा है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, पर एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट पहले हम नॉलेज ही यूज़ करेंगे इसको। ऐसा मत सोचना कि पहले ही देख लिया, अरे ये तो छोटा और लगा दिया। इन चीज़ों को याद रखना, ठीक है? ये अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आपको यूज़ करना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 2024 की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 है, जिसमें ये पपाया वगैरह वो सब वाले क्वेश्चन आए थे, जिसमें रेड सैंडर्स वगैरह वो सब पूछा था कि इंडिजिनस कौन सा है। वहीं से क्वेश्चन एक और फिर उठ के आ गया कि पोर्चुगीज़ कौन लेकर आए थे, क्या-क्या लेकर आए थे, और ये चीज़ें मैंने आपको बताई भी थी उस पेपर में। तो ये तीनों ही चीज़ें पोर्चुगीज़ लेकर आए थे। देखो नाम भी पपाया, गुआवा, पाइनएप्पल, ये इंग्लिश नाम लग रहे हैं, मतलब फॉरेन लग रहे हैं, इंडियन तो हिंदी तो नहीं लग रहा है। तो इसलिए ये बाहर के ही होंगे, तो ऑल 3 सी। ठीक है? मतलब पपाया तो, जैसे पपाया को हम शायद पपीता ना, शायद क्या बोल रहा हूँ, फिर पपाया को पपीता कहते हैं, तो उस केस में ये वहीं से लिया हुआ वर्ड है, ये फॉरेन वर्ड है पपाया, और फिर हमने उसको पपीता कर दिया। फिर पाइनएप्पल तो बिल्कुल ही अनानास, इसको पोर्चुगीज़ अनानास के नाम से लेकर आए थे। ठीक है? अनानास इंडियन नहीं है, अनानास वर्ड स्पेनिश भी है, फ्रेंच भी है, ये सारे ही वर्ड्स सारी ही कंट्रीज़ में पाइनएप्पल को अनानास बोलते हैं, बस ये इंग्लिश वाले ही इसको पाइनएप्पल बोलते हैं। फिर गुआवा यानी जामफल या फिर अमरूद, ये भी इंडियन नहीं है, ये भी पोर्चुगीज़ लेकर आए थे, शायद नॉर्थ अमेरिका से लेकर आए थे। ये सब मैं पढ़ाऊँगा आपको कि कहाँ से लेकर आए थे, इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो होगा, वो मैं आपको कीवर्ड एनालिसिस वाली वीडियोज़ में दूँगा। ठीक है? तो इसका आंसर है सी ऑल 3, ये और मैंने सही लगाया। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत माइंडफक था। कैसे? हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज़ हैव मोर देन 4 टाइम ज़ोन्स? अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप सोचो तो। देखो, सबसे पहले तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जिन जो बहुत बड़ी हैं। यूनाइटेड किंगडम ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, तो इसका होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है? ये मैंने सोच रहा हूँ मैं। डेनमार्क भी छोटा है, न्यूज़ीलैंड भी छोटा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है और ब्राज़ील बहुत बड़ा है। ठीक है? ये 2 चीज़ें मुझे समझना है, पर अब इसके साथ में और भी चीज़ें जो मैंने दिमाग लगाया। यूनाइटेड किंगडम के ओवरसीज़ टेरिटरीज़ बहुत सारी हैं, यानी फ़ॉकलैंड आइलैंड है, जो कि अर्जेंटीना के साथ डिस्प्यूट है उसका, शायद मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सेशल्स के पास में एक आइलैंड है जो कि यूनाइटेड किंगडम को बिलॉन्ग करता है। तो जब ये वाले ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो ओवरसीज़ टेरिटरी हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूनाइटेड किंगडम के पास टाइम ज़ोन ज़्यादा हो सकते हैं। तो मुझे इतना पता था कि यूनाइटेड किंगडम के ऐसे 7-8 आइलैंड्स हैं।
जो कि बहुत दूर-दूर है यूनाइटेड किंगडम से, तो वहाँ तो टाइम ज़ोन्स अलग-अलग चलेंगे ही, एक इंडियन ओशियन में है, एक कहाँ स सदर्न अटलांटिक ओशियन में है, कहीं और फिर वो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में तो ब्रिटेन का मेनलैंड है ही, ऐसे कई सारे हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उसमें बहुत सारे टाइम ज़ोन्स होंगे, तो यूनाइटेड किंगडम तो सही है ही, ठीक है? अब डेनमार्क, डेनमार्क में देखो, डेनमार्क में एक तो खुद डेनमार्क है, ठीक है? एक जगह और फिर एक बहुत बड़ा ग्रीनलैंड भी है। ठीक है? और डेनिश एक वही है प्रेसिडेंसी, तो वहाँ पर उसके भी कई सारे आइलैंड्स हैं, जो कि बहुत दूर अटलांटिक में बहुत दूर-दूर तक उसके आइलैंड्स फैले हुए हैं, तो वहाँ पर भी उनकी टेरिटरी है, तो वो भी आपको ये सोचना चाहिए मतलब अगर आपको ऑफ कोर्स मैप्स अगर इतने थोड़े ठीक-ठाक तरीके से पता है तो, कि आपको समझ आएगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क, ये दोनों तो बहुत अलग-अलग जगह पर फैली हुई हैं। ग्रीनलैंड भी डेनमार्क का ही हिस्सा है और बहुत बड़ा है, तो 2 टाइम ज़ोन्स तो शायद इसी में ही है, ठीक है? तो ये 2 तो है ही। अब न्यूज़ीलैंड बहुत छोटा है और इसकी ज़्यादा टेरिटरीज़ भी नहीं है, ठीक है? इन पे तो और ब्रिटिश वगैरह राज करते थे, ब्रिटिश की कॉलोनीज़ थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, तो ये खुद क्या राज करेंगे? तो इनको छोड़ो, 3 तो हो नहीं सकता। अब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा है, ब्राज़ील भी काफ़ी बड़ा है, पर आप एक चीज़ देखो, मुझे क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूएसए में और हम लोग बहुत बात करते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि वहाँ पर है ना यूएसए में अब ये देखो यूएसए का मैप कुछ इस तरीके का है ना? यूएसए का ये मुझे पता था कि इसमें 4 टाइम ज़ोन्स हैं, ठीक? वो लोग मुझे बताते हैं कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट चलता है और यहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो जब वो सुबह वो सो के उठते हैं, तो वहाँ पे तब तक 9 बजे जब वो सो के उठते हैं, तो तब तक टाइम ज़ोन के डिफरेंस की वजह से स्टॉक मार्केट उनका बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है, तो उन्हें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं मतलब ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वजह से ये जो चीज़ है मुझे याद रह गई। अब 4 टाइम ज़ोन्स हैं इसमें। ये तो मैंने सिर्फ यूएसए की बात की, फिर अलास्का भी है, 5वाँ टाइम ज़ोन यहाँ होता है, फिर हवाई भी है, 2 आइलैंड 6वाँ टाइम ज़ोन यहाँ होता है, तो 6 टाइम ज़ोन्स तो इसमें है। अब ये 4 टाइम ज़ोन्स जो इसमें है, यूएसए में, कि जबकि यूएसए बहुत बड़ा है और ब्राज़ील इतना बड़ा नहीं है, ब्राज़ील कुछ इतना बड़ा होगा और ऑस्ट्रेलिया भी कुछ इतना ही बड़ा होगा, यूएसए जितना बड़ा। तो अगर यूएसए में 4 है, मतलब टाइम ज़ोन्स कैसे पता चलते हैं, जितना ज़्यादा वाइड होगी कंट्री, उतना ज़्यादा, जैसे रशिया में शायद 11 टाइम ज़ोन्स हैं, क्योंकि वो बहुत वाइड कंट्री है। वहीं चिली में 1 ही टाइम ज़ोन है क्योंकि वो है तो बड़ी, पर वो लॉन्ग है, वो वाइड नहीं है, ठीक है? तो आप देखोगे कि ये वाला जब 4 ले रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी लगभग 4 के ही आस-पास होंगे या फिर उससे कम होंगे। ब्राज़ील में भी शायद 3 के आस-पास होंगे। तो ये सोचिए मैंने ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील को हटाया और न्यूज़ीलैंड को हटाया और मैंने ओनली 2 किया। ये मेरा लॉजिकल गेस था। मुझे पता तो नहीं था पर मैं सोच रहा था कि अलग-अलग इन्फॉर्मेशन से ऐसे एक आध क्वेश्चन हमेशा होते हैं जिसमें बहुत तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन लगती है जो पढ़ाई नहीं जाती। अब यूनाइटेड किंगडम है। जब मैंने घर पे आके देखा मुझे पता चला यूनाइटेड किंगडम में 9 टाइम ज़ोन्स हैं, जो कि मोर देन 4 है। डेनमार्क में 6 टाइम ज़ोन्स हैं, मोर देन 4 है। न्यूज़ीलैंड में 2 है, ऑस्ट्रेलिया में 4 है, ब्राज़ील में 4 है। यानी 2, 4, 4 इज़ नॉट मोर देन 4। मोर देन 4 सिर्फ 2 ही हैं। तो इसका आंसर होगा ओनली 2 जो कि मैंने सही लगाया था। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में मैं आपको ये नहीं बोल सकता लॉजिक करो या ये करो। इसमें आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज मैपिंग की है, तो आप सोच सकते हो पर ऑफ कोर्स अगर आपका ये गलत है तो इसमें कुछ ख़ास ज़्यादा कर नहीं सकते। वो तो किस्मत से ठीक हो गया इसका आप ये सोच सकते हो कि मुझे किस्मत से वो चीज़ें पता थी या फिर कुछ कुछ इस तरीके का था कि मेरा लॉजिक वहाँ सेट हो गया। नहीं तो मैं भी यही सोचता कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील बहुत बड़े-बड़े हैं तो ओनली 4 लगा देता हूँ ऐसा करके, वो फिर गलत हो जाता। और हाँ, इसमें आप देखोगे इसमें मैंने 5 का 3 नहीं किया, 5 का 3 मैं बिल्कुल आखिरी में करता हूँ। ये हैक है मैंने आपको बताया ना, इसमें 5 का 3 नहीं लग रहा। वो तभी 5 का 3 मैं तभी करता हूँ जब मुझे पता है कि नॉलेज से नहीं हो रहा वो और लॉजिक से भी नहीं हो रहा। अब ये वाला लॉजिक से मेरा सेट हो गया तो मैं लॉजिक पर ही रुक गया। मैं पहले हैक पे जंप नहीं करता, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। पहले हैक पे जंप करोगे और आप बोलोगे फिर कि भाई एनाकिन तुम्हारी ये ट्रिक्स नहीं काम करती और बिल्कुल नहीं करेंगी अगर पहले हैक पे जंप कर जाओगे तो। पहले नॉलेज लगेगी ही। अगर आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन है तो और उसमें अगर आपने हैक लगा दी तो फिर तो डिलीट होगा ही वो मतलब आपका क्वेश्चन गलत होगा ही। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन का मुझे पता था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन शायद सीएपीएफ में आ चुका है या फिर किस में आया था ये क्वेश्चन शायद सीडीएस में आया था। फिर ये प्रीलिम्स में आया सीएसई की और फिर ये सीएपीएफ जो मैंने दिया था मेंस के टाइम पर मतलब ये अपने प्रीलिम्स के बाद हुआ था ये, उसमें भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, ये जो टाइम ज़ोन वाला इंटरनेशनल डेट लाइन वाला। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे वहाँ से तो मैंने कॉन्सेप्ट इसको अच्छी तरीके से समझ लिया था। वैसे एनसीईआरटी में भी ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसका आंसर ए वन ओनली है। कि ये कहाँ से इधर जाते हैं तो मंडे हो जाता है, इधर जाते हैं तो सैटरडे संडे हो जाता है, इस तरीके की वो चीज़ थी। तो ये सही हो गया, ये उस वजह से पता था। ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 78 सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 2019 में डायरेक्टली पूछा हुआ है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। वैसे अगर नहीं भी आता हो तो विजुअल ऑड वन आउट लगाओ उसमें और आगे बढ़ो, इसका सही आंसर ये है। ठीक है? क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, वो बाकी 3 छोटे हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 79, इसमें क्या है, इन हाउ मेनी ऑफ द अबव रोल्स द गिवन इन्फॉर्मेशन इज करेक्टली मैच्ड। अब देखो, ये है चिली, लिथियम, लिथियम कंट्रीज है ABC, ठीक है, तो ये चीज़ तो पता है। फिर बोत्सवाना, बोत्सवाना अफ्रीकन कंट्री है। डायमंड, तो डायमंड हो सकता है, मैंने एक मूवी देखी थी, क्या नाम था उसका, विध्वंसर द डिस्ट्रॉयर, उसमें वो कुछ डायमंड की वो होती है, वो कॉन्गो से डायमंड वगैरह लेकर आते हैं, और उसी एरिया में मतलब कुछ वैसा ही था कि वहाँ पे बोत्सवाना का भी कुछ नाम वगैरह आया था, तो मुझे थोड़ा सा ये चीज़ भी पता थी। वैसे अफ्रीका में ज़्यादातर जो सेंट्रल अफ्रीका वाला एरिया है, वहाँ पर डायमंड रिच है, माइंस हैं। अच्छा, और वैसे भी ये है कि रिसोर्स रिच पूछा हुआ है, तो रिसोर्स रिच मतलब थोड़ा वेग टर्म है कि कितना ज़्यादा, कितना रिसोर्स होगा तब आप बोलोगे रिसोर्स रिच, तो इसका आंसर ऑल थ्री ही होगा। ठीक है, तो इसमें इंडोनेशिया में भी निकल है। अब ये चीज़ मतलब ऐसे मैंने इस चीज़ से सोचा कि रिसोर्स रिच कंट्रीज़ हैं। इंडोनेशिया भी न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पर निकल की फाइंडिंग्स वगैरह हुई थी, तो इस वजह से भी ये तो वैसे मुझे पता था। पर अगर आप वैसे भी सोचोगे, तो रिसोर्स रिच का मतलब ये है कि आपको कैसे पता कि बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर 1 साल बाद आंसर की आई और बीच में कोई फाइंडिंग हो गई, जैसे हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिल गया था एकदम ये लिथियम, तो फिर हमारे पास भी हो गया लिथियम, उससे पहले नहीं था। तो इस वजह से ये चीज़ों में रिस्क नहीं लेता एग्ज़ामिनर। अगर उसने बोला है कि जाना है किसी में मिनरल वगैरह, तो आप समझा करो कि हाँ, उसने वही स्टेट्स या कंट्रीज़ दी होंगी जिसमें जाना होगा। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 80, अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसमें मुझे नहीं पता था। मुझे सार्डिनिया पता था इटली में, नॉर्मैंडी मुझे बाद में भी पता चला फ्रांस में है, और मेलोर्का स्पेन में, पर उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, तो इस क्योंकि ये थोड़ा मैंने इतना डीपली नहीं किया था मैपिंग, मतलब मैपिंग मैंने कर रखी है, पर ऑफ कोर्स सार्डिनिया एक आइलैंड है ये मुझे पता है, पर नॉर्मैंडी फ्रांस में कोई एक जगह है वो मुझे नहीं पता इतना। तो मैंने इसका फिर ओनली 2 किया था, जो कि मेरा गलत हो गया, इसका है नन। ठीक है? तो ये क्वेश्चन मेरा गलत। Now, if you would like to watch more such videos, then you can join the Elimination Technique membership plan on this channel, which is available at 199। यहाँ पर आपको 2023, 24, 25 के एग्जाम हॉल एक्सपीरियंस वाली वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें मैंने अपनी सभी एलिमिनेशन टेक्निक्स बता रखी हैं। और अगर आप 399 वाली मेंबरशिप लेते हो, यानी PYQ नॉलेज प्लस ट्रिक्स, देन आपको एग्जाम हॉल वीडियोस के साथ साथ PYQ एनालिसिस वाली सीरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा, जिसमें आपको शॉर्ट 30 प्लस मार्क्स मिल रहे थे इन प्रीलिम्स 2025। ओके, ये आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसमें मैंने पास्ट 10 ईयर्स के सभी क्वेश्चन पेपर्स के कीवर्ड एनालिसिस यानी सभी कॉन्सेप्ट्स और सारे टॉपिक्स एंड टर्म समझा रखे हैं। प्लस उसमें हर पेपर में लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी पेपर थे, उन सभी में जितनी भी एलिमिनेशन टेक्निक्स लगी थी, वो सब इसमें है। तो आपको ये बहुत बेनिफिट करने वाला है। 2025 में जिन लोगों ने इस सीरीज का यूज करके पेपर दिया था, उन लोगों को 30 प्लस मार्क्स मिले हैं। तो अगर आप एक एज लेना चाहते हो, तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, इसको मेंबरशिप ले सकते हो। तो आपको ऐसे ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, पहले आप चैनल के पेज पर जाएंगे और ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो भी प्लेलिस्ट आपको चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक्स और PYQ नॉलेज प्लस ट्रिक्स, इनमें जो भी चाहिए आपको वापस सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर ज्वाइन बटन क्लिक करके पेमेंट कर देना है। तो फिर आपको सारी वीडियोस का एक्सेस मिल जाएगा। ऑल राइट, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। एनाकिन स्काईवॉकर साइनिंग ऑफ। लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर।